नमस्ते। इसीलिए हिंदी में जिन यसनेस पैदा नहीं, जो आप बार बार कहते हैं कि सिद्धांत नहीं है, मौलिक सिद्धांत नहीं है, इसीलिए पैदा नहीं हिंदी कर पा रही है। आदमी सोचे ना कि भाई हम जिस लिटरेचर की बात कर रहे हैं, भाषा की जिस बात कर रहे हैं, उपन्यास की बात कर रहे हैं, कविता भाषा की बात कर रहे हैं, तो मूल रूप से आदमी सोचे तो सही कि ये भाषा हम क्या कर रहे हैं, भाषा बिल्कुल हमारी क्या बिल्कुल करती बिल्कुल है। यहीं से शुरू है कि भाषा हमारी क्या करती है। क्या करती है? पहली बात तो यही है कि भाषा हमारी क्या करती है, कैसे वो काम करती है, वो क्या है भाषा, है ना। तो अब वो सोचना शुरू करेंगे हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे कि स्टेप दर स्टेप। तो यही बात हमारा कहना है कि ये तो अभी आज के समय में जो आज भाषा नहीं है, भाषा को आजकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में लिया जाता है ना। वो भाषा अब एक्सप्रेसिव नहीं है, माने भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। मैंने केवल हम अभिव्यक्ति कर दिए, कोई चीज अपना मन का उद्गार निकाल दिए, कैथारसिस जैसे मान लीजिए हो गया, उसका हमारा रेचक हो गया, हमारे मन में जो भाव है हमारा दबा हुआ है, दमित चेतना का हो चाहे जैसे भी हो, वो उसका उद्गार, तो वो है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं कि भाषा संवाद का माध्यम। तो अब ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। इस संवाद की थ्योरी क्या होगी, संवाद की सिद्धांत की कैसे विकसित होती है, क्या मतलब। तो अब वो वहां से होता है कि भाई एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। बोलने वाला भाषा क्या बोलता है, सुनने वाला क्या सुनता है, हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ है, वो समाज में है कि हमारे अंदर है, भीतर है। और बीच का जो मीडियम है वो कई चीज़ों को वो मीडियम से जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक उसमें बाधा उत्पन्न होती है। वो इन्फ्लुएंस करता है, मीडियम कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है। फिर वो भाषा एक जो कंटेंट है, जो मन का हमारा मन स्थिति है, जो हम भाषा के माध्यम से कहते हैं, आपको कहते हैं, तो आप उसको डिसाइफर करते हैं। तो वहाँ डिसाइफर करते हैं तो मीनिंग असली है। मीनिंग जो आदमी कंटेंट है मीनिंग का, वो बोलने वाले के पास है। जो डिसाइफर करता है वो अपने तरह से उसको व्यक्त करता है। तो अब इसकी जो थ्योरी है तो करने के लिए कोई तैयार होगा, कोई सोचेगा वही सब तो है ही है। आप इसको हिंदी में किस तरह की कमियां देखते हैं? हिंदी भाषा में आप जो बता रहे हैं उसमें हिंदी भाषा में कमी ही कमी है। एक तो कोई एक सुनना नहीं चाहता है, कोई आदमी समझना भी नहीं चाहता है, कोई पढ़ना, कोई अपने मन की बात नहीं कहता है, वो किसी हमेशा कोट करता है कोई आदमी। तो इसलिए थोड़ा भी बहुत मुश्किल है कोई नई चीज की खोज खबर करना। तो पहले तो आप अपने स्तर पर क्लियर कोई चीज से हो जाइए, फिर आप अपने रूट्स में भी देखिए कि हमारे रूट्स में इस तरह की बात कहाँ कही गई है, वो परंपरा को खोजिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, ले करके चलिए। किसी को क्या जरूरत है आइए रिचार्ड्स को कोट करने की, बख्तिन को कोट करने की, किसी को, है ना। वो लोग हाँ सहायक हो सकते हैं कि भाई किस तरह का अध्ययन वहाँ पर सुसोर ने किया है, किस तरह का अध्ययन और लोगों ने किया है, आइए का इमेजरी का क्या वैल्यू है कविता में, पोएटिक्स में, या और भी पीछे चले जाइए तो प्लेटो से लेकर के अरिस्टोटल, जो भी करना है। लेकिन पहले तो आपको अपनी समझ बनानी पड़ेगी जो आप कर रहे हैं, है ना। तब आप चले जाइए। अब जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो किताब है मार्क्सिज्म एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, बख्तिन ने लिखा था इस किताब को, अपने छद्म नाम से लिखा था, इसलिए कि वहाँ पर बोलने की उनको आज़ादी नहीं थी, उनको कई बार निष्कासित किया जा चुका था, और वो जान बचा करके किसी तरह से बेचारे सबसे बड़े उस समय के आलोचक थे। और वो जो तो उस समय वहाँ पर फॉर्मलिज्म का ग्रुप था, वहाँ पर स्लोवोस्की और ये लोग तमाम थे। वो 20 से लेकर के 30 तक 10 वर्षों तक जो मूल धारा थी वो फॉर्मलिस्टों की धारा थी। और उसके बाद दो और धाराएं थी, एक फ्राइडियनिज्म था, एक मार्क्सिज्म था। तो बख्तिन को ये सारे लोगों को समेकित करना था और सबको क्रिटिसाइज करते हुए एक नई थ्योरी देनी थी, इनको विकास करते हुए जो अपडेट किया उन्होंने, और वो थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी बनाई उन्होंने, और उसका प्रतिपादन किया मार्क्सिज्म एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज।
तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम लोगों को वही सवाल पहले उसको पढ़ते हुए, इस किताब को पढ़ते हुए आपने क्या उसमें पाया और क्या आपको लगा कि यहाँ से क्या कुछ समझा जा सकता है? उस किताब को पढ़ते हुए मार्क्सिज्म एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, पहले तो हमारी सारी धारणा को वो वो ही मतलब जो पश्चिम की ओर धारणाएं बहुत सारी हैं, तो उसको वो पहले कहते हैं कि फॉर्मलिस्ट में कोई, जैसे फॉर्मलिज्म एक ही चीज का ध्यान देता है, जैसे लैंग्वेज को प्रधानता देता है, पाठ को प्रधानता देता है, ठीक है। तो जैसे आज भी हमारे यहाँ का जो मार्क्सिज्म यहाँ का है, खैर मार्क्सिज्म में तो कुछ है ही नहीं है, मार्क्सिस्ट तो कोई थ्योरी है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन जो फॉर्मलिज्म है, जो फॉर्मलिस्ट, जो रूपवादी जिसको कहते हैं, रूपवादी हमारे देखिए साहित्य को या किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए 3 माध्यम होते हैं। एक माध्यम ये है कि वो किसका कथन है, दूसरा ये है कि वो क्या कह रहा है, और तीसरा ये है कि वो किसके लिए कह रहा है और उसकी ग्राह्यता क्या है, और ये है 3 चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मलिस्ट स्कूल ने या मार्क्सिस्ट स्कूल ने केवल टेक्स्ट पर बल दिया, जो पाठ है केवल उसी पर बल दिया। तो तो, तो उन्होंने उसी को कहा कि साहब ये टेक्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी के आधार पर हमारे किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करनी चाहिए। तो अब वो फॉर्मलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उसमें एक फॉर्मलिज्म का एक आइडिया है जिसको कहते हैं डीफेमिलियराइजेशन, यानी चीजों को ऐसे प्रस्तुत करना काव्य में जो हमारे निकट की चीज हो लेकिन उसे अजनबी बनाकर प्रस्तुत करना, अपरिचयीकरण जैसे एक तरह से हुआ कि साहित्य जो है हमारे जो दिनचर्या की चीजें हैं उसको ताजगी के साथ प्रस्तुत करता है, उसको अपरिचय जैसे दिखा के दूर से उसको छूता है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग करता है, वो हमारी साइकोलॉजी को दूर कर देता है उसके साथ, और तब अप्रोच करता है तो हमें वो चीज ताजा लगती। तो एक वो बहुत बढ़िया एक वहाँ थ्योरी फॉर्मलिस्ट स्कूल ने दी थी जिसको डीफेमिलियराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से और चीजें हैं तमाम, ये अब इसी को विकसित करके आप हैव सम आइडिया ऑफ दैट, या अब इसमें बहुत कुछ ऐसा तो होता नहीं है साहित्य में या किसी चीज में। असल चीज तो ये है कि आप क्या लिखते हैं साहित्य में, लिटरेचर में क्या लिखते हैं, कितना इमेजिनेटिव है आप, कितना क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी का स्तर क्या है, आप उसकी संवेदना को कहाँ तक ले जाते हैं किसी टेक्स्ट की, किसी लिटरेचर की। तो ये सब सारी बातें हैं, और इनको कैसे लोग हिंदी में इतना तो कोई इतना भी नहीं सोचता है जितना मैं आपको अभी कह गया। बड़े बड़े लोग हैं, कहेंगे रीतिवाद है, कलावाद है। अब रीतिवाद क्या है, वो तो खुद रीतिवाद है, एक तरह की रचना करते हैं। रीतिवाद में कहा गया था कि साहब जो परंपरावादी जो लेखन की शैली है उसको अगर जो कोई फॉलो करता है तो वो रीतिवाद है। उसमें बहुत सारे चीज़ों को ये किया गया कि जैसे पहले नायिका भेद था, नायिकाओं के बारे में बताया जाता था कि कितने तरह की नायिकाएं होती हैं, तो उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों ने उसको कलावाद कह दिया। लेकिन कलावाद करने से वो ऐसा ही थोड़े था कि केवल रीतिवादी ही चीजें लिखी जाती हैं कालिदास से लेकर के, और ठीक है रीतकाल के समय में कुछ इस तरह से चीजें लिखी गई, लेकिन ये हर हमेशा तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब हिंदी में जो सैद्धांतिकी का जो अभाव दिखता है तो किस रूप में दिखता है आपको? हिंदी में सैद्धांतिकी का अभाव इस रूप में दिखता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक चिंतन से वो बात नहीं कहता है कि हम क्या समझते हैं कला के बारे में। जैसे मैंने इस पर चिंतन किया और मैंने कहा कि हमारी 2 तरह की गतिविधियां होती है। एक गतिविधि होती है ट्रांजिटिव जो कि तारतम्य गतिविधि होती है, और दूसरी गतिविधि होती है जिसको कहते हैं टर्मिनल, आत्यंतिक कहिए या एकांतिक गतिविधि। तो कला जो है वो टर्मिनल गतिविधि, एकांतिक है, मतलब उसका एंड जो है वो केवल लिखने और पढ़ने तक में ही वो हो जाता है, वो डिसइंटरेस्टेड एक्टिविटी है ना। तो ये एक नई तरह की सोच है कि कला जो है वो टर्मिनल गतिविधि है, एकांतिक गति, वो वहीं पर खत्म हो जाती है, टर्मिनेट कर जाता है उसका रोल, भूमिका उसकी टर्मिनेट कर जाती है, उसकी कोई दुनियादारी वाली भूमिका नहीं है।
उससे हम कोई उपयोग माने कोई बाजार की सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, कहीं उसका और दूसरा कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं ना। तो उसका केवल उद्देश्य क्या है किसी भी साहित्य का कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको जिस रूप में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसी रूप में संप्रेषित हो। तो उसी रूप में संप्रेषित होने के लिए दो अवरोध हैं। एक अवरोध है कि आदमी की जो आदमी की जो मन स्थिति होती है वो आत्मबद्ध होती है। तो पहले आपको इस तरह की रचना करनी होती है कि उसकी आत्मबद्ध स्थिति का परिहार हो, और जब आत्मबद्ध स्थिति का परिहार जब तक नहीं होगा तब तक तो कोई चीज आपके कहे को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होगा। तो साहित्य का पहला उद्देश्य है कि आपकी आत्मबद्ध स्थिति का परिहार हो, और इसके लिए जरूरी है कि उसका सफिशिएंट भावोद्वेलन हो। उसके लिए तो पाठक का भावोद्वेलन नहीं होगा तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो मूल रूप से आ जाती है बात कि साहित्य का जो मौलिक पर्पस है वो भावोद्वेलन है, आपकी संवेदना को जगाना, उसको ग्रहण करने के लिए ग्राह्य मन स्थिति उत्पन्न करना उसका पर्पस है। तो ये एक नई तरह की सोच है जो मैंने उसको विकसित करने का प्रयत्न किया था, ताकि अभी और उसको आगे काम करने की जरूरत थी लेकिन नहीं हो सका। और आपके एक जो परिचित जो हैं वो रांची में जिस तरह से उनको लेकर आप बार बार उनके बारे में जिक्र करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि भाषा को लेकर उनका जो चिंतन है। और आप के बारे में वो क्या नाम है, नाम से उनके बारे में परिचय देते हुए थोड़ा उनके बारे में उनका जैसे बताया था ना कि वो एक्चुअली वो IPS ऑफिसर थे और कुछ स्टिग्मा लग गया। वो उनका नाम है PS नटराजन। वो बहुत बड़े फिलोसोफर है एक्चुअली, और उन्होंने जो किताब लिखी है द डिजायर्ड वर्ल्ड वो बहुत नामचीन किताब है। 100 साल में मेरे विचार से ऐसी किताब नहीं लिखी गई है। बहुत तरह की बातें हैं उसमें, जैसे उनमें और मौलिक ढंग से सारी बातें कही गई हैं। वो बीइंग से लेकर के और सारी बातें मौलिक ढंग से कही गई हैं, और उसकी बराबरी किसी भी विदेशी किसी भी रचना से, किसी भी फिलोसफिकल टेक्स्ट से कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी, चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिकल थॉट्स हो, चाहे हिस्टोरिसिटी हो, तो सब सारे आइडियाज उन्होंने उसमें व्यक्त किए हैं। उस किताब में आपको सारे धर्मों का भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे नए नए विचार उन्होंने, जैसे उनका विचार है प्रोटो रिलीजियस रिफॉर्म का। जो प्रोटो रिलीजियस रिफॉर्म को आप समझ जाते हैं तो जो हमारी जो भारतीय धार्मिक परंपरा है या और दूसरे धर्मों से उसके संबंधों को आप समझ सकते हैं। उन्होंने सारे लिखे हैं, सारी चीजें लिखी हैं। और भाषा को लेकर उन्होंने क्या विचार भाषा के बारे में उनका है कि मीनिंग के ऊपर लिखा है उन्होंने। उनकी थ्योरी ऑफ मीनिंग है कि भाषा कैसे, मीनिंग कैसे जनरेट होती है। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मीनिंग जो है वो बहुत मुश्किल से ग्रैस्प होती है। मीनिंग हमेशा जैसे मछली जैसे निकलती है, नेट से निकलना चाहती है स्लिप करके, वैसे ही मीनिंग की टेंडेंसी होती है कि वो स्लिप करके निकल जाए। बहुत मुश्किल से हम कुछ कुछ उसको पकड़ पाते हैं। उन्होंने एक जो उनकी एक शेर है उनका कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, बात कुछ बन ही गई। एक है ना, एक किसका है तो गीत है, तो वो उसका उदाहरण देते हैं। हाँ, गाना है, गाना भी है। हाँ, गाना है ये। तो उन्होंने उसको कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो ये एक मीनिंग में हम लोग एक वर्केबल हूबहू मीनिंग कभी भी कम्युनिकेट नहीं होता है, संप्रेषित नहीं होता है। वो ट्रांसमिशन लॉस होता है। कहने वाला जो कहता है वो हूबहू वहाँ ग्रहण नहीं होता है, ये उनका कहना है। तो उसको कैसे ग्राह्य बनाया जाए, ये तमाम थ्योरी है। और बहुत क्या आपको यह भी लगता है कि जो हिंदी में जो ये कमियां जो है, पिछड़ापन जो है, वो बैकवर्डनेस जो है, वो ड्यू टू इंग्लिश लिटरेचर के चलते ये सब हुआ? चूंकि मैंने काफी अंग्रेजी के प्रति लोगों में झुकाव रहा, उसी तरह से लाइफ स्टाइल या फिर राइटिंग स्टाइल या उसी तरह से प्रभावित होने को आप कह सकते हैं। क्या ये एक वजह देखते हैं? नहीं, इंग्लिश में पढ़ने से देखिए उससे कुछ नहीं हुआ। अगर इंग्लिश का बहुत बढ़िया टेक्स्ट कोई पढ़ेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, तब ये बात जरूर है कि बीच में एक गैप आ गया।
गैप आ गया कि हमारी जो अपनी परंपरा थी उसको हम, ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी में है तो वो हमारी परंपरा में कहीं जुड़ता नहीं है, हम लोग जोड़ सकते हैं अपनी परंपरा के साथ। लेकिन बीच में एक जो गैप आ गया ना, बहुत लंबा सा गैप आ गया, जिसमें कि जो जो बीच में जो आप कहना नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ता है कि ये जो मार्क्सिज्म का बीच में जो ये हो गया कि साहब सब कुछ जो है, भाषा हो, लैंग्वेज हो, साहित्य हो, सब कुछ जो है ये हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना। तो ये बहुत बड़ा एक गैप आ गया। हम लोग सारा अध्ययन करने लगे मार्क्सियन एंगल के माध्यम से, उसी दृष्टिकोण से अध्ययन करने लगे, इसलिए हम लोग पिछड़ गए। यहाँ तक कि हम लोगों ने रशियन साहित्य नहीं, ये जो मार्क्स ने अगर कहा कि अगर आपकी आर्थिक उन्नति तरक्की पर कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, लैंग्वेज ये सब काम करता है, तो इसमें सच्चाई तो है ही। जैसी आपकी आर्थिक उन्नति, आपका आर्थिक विकास होगा, उसी तरह से ये सब चीजें जो है विकसित होंगी। आर्थिक से अगर विकास हुआ होता तो मुझको, मैंने अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही सब कुछ है अगर, तो मुझको यह बताइए कि यूरोप में रिनासा हुआ समय का आर्थिक स्ट्रक्चर क्या था? उसका आर्थिक जो उसकी स्थिति थी वो उन्नत नहीं थी। वहाँ तो उन्नति तब हुई है जब वहाँ पर रिनासा हो चुका है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य की जो कैपेसिटी, रचनात्मक क्षमता जो है, ये सारी चीजों का अतिक्रमण करती है, उससे परे जाती है उससे। मनुष्य एक रचनात्मक प्राणी है, मनुष्य की रचना दूसरा कोई नहीं कर सकता, मनुष्य सारी रचनाएं करता है ना। तो इसलिए ये कहना कि साहब आर्थिक जो हमारी अवस्था है उसी के हिसाब से सब कुछ डिटरमिन होगा, यह गलत बात है, ये गलत अवधारणा है। क्या इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर रिचनेस काउंट लेव तोलोस्टॉय में अगर नहीं होती, अगर उस तरह की मैंने जो रिचनेस जिसको हम कहते हैं कि वो संपन्नता नहीं होती, तो गोरकी तो उस तरह से नहीं हो पाए क्या? गोरकी और अगर हम लेवोस्टॉय की बहुत ही महीन अगर तुलना करें तो देखिए ऐसा है कि गोरकी तो उस तरह से नहीं थे, ठीक है, उतना धनाढ़ नहीं थे। उनके यहाँ तो टॉल्स्टॉय के यहाँ तो 10,000 शर्त थे, उन्होंने सारे शर्त को आज़ाद कर दिया। तो अगर उनकी मानसिकता में अगर यह होता कि साहब हम जो एक क्या कहते हैं, अगर ये होता कि वो धनाढ़ व्यक्ति हैं, वो किसी के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते हैं, तो वो 10,000 शर्त को वो आज़ाद नहीं कर देते। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जिस तरह से वो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जैसी उन्होंने रचना की, उससे खराब जो है दूसरे लोगों ने नहीं की। मैक्सिम गोरकी का ही ले लीजिए, तो वो रचना जो है, व्यक्ति की जो रचनाशीलता है वो आर्थिक स्थिति पर डिपेंड नहीं करती, वो अलग है, वो स्वतंत्र है, वो उसकी मुहिदा, उसकी प्रतिभा पर, उसके अध्ययन पर निर्भर करता है। तो ये बात है। नहीं, मनुष्य के अंदर ये भाव जो स्कार्सिटी है वो कहीं ना कहीं खटकता तो रहता ही है कि मनुष्य स्कार्सिटी का जो भाव है, जो अभाव का भाव है, वो जो खटकता है और उससे निपटने के लिए कोशिश करता है। लेकिन रचना जो है, साहित्य की रचना या कोई रचना में वो नहीं होता है। वो ऐसा उसको नहीं, इसको थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा साइंटिफिक अगर ले जाएं कि अगर आप भाव अगर आपके पास है तो वो ऑर्गन्स जिससे आपकी सोच, आपके विचार, आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जहां से जिसकी निर्मिति आप कह रहे हैं, वो तैयार कैसे, मजबूत तैयार कैसे होगी? आप ऐसे कोई उदाहरण दें। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी चेतना है वो शरीर की जरूरत है, चेतना के लिए एक शरीर की जरूरत है, ठीक है। लेकिन चेतना जो है शरीर को ट्रांसेंड करती है। माने चेतना कहने का मतलब ये है कि जैसे एक आदमी का हाथ कट गया, पैर कट गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी चेतना की जो है वो कमजोर नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो चेतना है, चेतन शक्ति है, वो जो शरीर पर निर्भर नहीं है ना, वो उसको ट्रांसेंड करती है, उसको चेतना है ना। चेतना वो अपने में स्वतंत्र है, आत्मा पावरफुल है,
कोई बाहर की शक्ति उसको गाइड नहीं कर सकती, वो डिटरमाइन नहीं कर सकती है। कि बाहर की शक्ति अगर डिटरमाइन करेगी तो कहने का मतलब यह हुआ कि बाहर में ही रचनाशीलता है, आदमी में कोई रचनाशीलता नहीं। और यही गड़बड़ी है, मार्क्सिज्म में यही गलती है कि तो रचना जो है ऐसी चेतना जो होगी वो क्या भौतिकी जो 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 कहा जाता है वस्तुवादी कमोडिटीज वर्ल्ड से अलग के ऐसे मनुष्य होंगे? अगर मनुष्य होंगे तो उनके अंदर वो तो स्कार्सिटी का जो तत्व है, अभाव का, वो तो महसूस करेगा ही ऑर्गन्स में। देखिए, ये जो यही बात इन्होंने कबीर ने कही है, कबीर ने लिखी है, जिसको हमने उसको अपना आधार बनाया था कि उन्होंने कहा कि पाहन फोर गंग एक निकरी 14 पानी पानी, है ना, यही पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया क्या समानी करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम चेतना भौतिकता को हमेशा ट्रांसेंड करते हैं। भौतिकता हमको अवरोध नहीं करती है ना। हम भौतिकता का कैसा उपयोग, भौतिकता हमको गाइड नहीं कर सकती है। अगर भौतिकता हमको गाइड करती तो एक ही भौतिक स्थिति में अलग अलग तरह की रचनाएं नहीं होती। जैसे जहाँ समुद्र है, तो एक जगह जहाँ समुद्र है वो उसके लिए समस्या है कि साहब हम इस समुद्र को कैसे क्या पार करेंगे। तो एक जो कल्चर है वो उसको क्या करती है कि हवाई जहाज से पार कर जाती है, क्या होता है, इसको हवाई जहाज से पार करते हैं। और दूसरी सभ्यता वो कहती है कि साहब हम पानी के जहाज बनाएंगे, इसी से निकलेंगे। और एक तीसरी सभ्यता वो कहती है कि साहब हम तो पार ही नहीं कर सकते हैं, हमको यहीं बैठ के मछली खाना है। तो ये तीनों जो है रचनाशीलता जो है ना, ये पर प्रकाश डालती है कि मनुष्य की रचनाशीलता स्वतंत्र होती है और उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा पर डिपेंड करती है, और वो कल्चर सापेक्ष है, संस्कृति सापेक्ष है। ये बात है जी। तो ये बात आखिर निष्कर्ष में कहाँ पहुंची? इस निष्कर्ष में अगर हिंदी को, जी देखिए, निष्कर्ष यही पहुंचती है कि हम लोगों को अब जैसे फिर से बात आ जाती है मार्क्सिज्म की तरफ मैं लौटता हूँ। आपने कबीर का उदाहरण दिया, मैंने तुलसीदास का उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर कोई चिंतन प्रक्रिया हो सकती है कि दारिद्र्य समान दुख नहीं काहूं, माने दरिद्रता के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है। तो इसका मतलब दारिद्र्य कोई अगर एक दुख की सबसे अंतिम परिणति है, तो इसका मतलब है कि सुखी होने के लिए भी दूसरी परिणति तय है, जिसको अगर मार्क्स ने कहा कि भौतिक कमोडिटीज, आर्थिक जो समपन्नता। मार्क्स ने कुछ नहीं कहा इस पर, मार्क्स ने कुछ भी नहीं कहा। मार्क्स ने कभी भी डिफाइन नहीं किया कि वो हंगर क्या है, ये भूख वाली हंगर है या क्या हंगर, कहीं नहीं डिफाइन किया है। इसलिए मार्क्स को तो नहीं कोट किया तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको कोट करने के लिए फिर और आपको अंदर जाना पड़ेगा। केवल आदमी की भूख जो है, केवल भूख ना वो अगर सरप्लस थ्योरी, अगर वो मने इसको इस रूप में जाए कि अगर पूंजीपति और पूंजीपति होते हैं, क्योंकि पूंजीपति से आपकी रचना से क्या मतलब है? पूंजीपति युग में भी रचना हो सकती है और रचना जो है वो कम्युनिज्म सिस्टम में भी हो सकती है, राजशाही में भी हो सकती है, जनतंत्र में भी हो सकती है, सब जगह रचनाएं हो सकती है। नहीं, सरप्लस थ्योरी की बात कर रहा था कि अगर सरप्लस थ्योरी लेबर का सरप्लस थ्योरी, वो इससे कोई रचना से क्या मतलब है कि साहब जो हम अपनी जरूरत के से अधिक का जो श्रम लगा देते हैं, वही पूंजीपति का जो है वो प्रॉफिट। आप अपने श्रम कर के आप निढाल हो जाते हैं, कुछ और काम नहीं सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये रेटरिक बातें, ये सब रेटरिक है, ये कोई साइंटिफिक बातें नहीं है, और ये कोई रचनात्मक बातें नहीं है, और इसका कोई आधार नहीं है। ये बातें हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर आप बताएं कि कोई ऐसी बातों से, देखिए, इस तरह की बातों से नहीं, कोई ऐसा उदाहरण की कोई गरीबी जनता में, देखिए, इस पर ऐसा है ना कि मार्क्स पर बात करनी हो, मार्क्स के लेबर थ्योरी पर बात करनी हो, तो वो अलग से बात की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो इस पे ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई एक रचना जो आपको प्रभावित की हो, जो
अति संपन्नता से हट करके बहुत गरीबी में लिखी गई रचना कोई आपको जो तमाम प्रभावित रचनाएं हैं भाई, भारतवर्ष में जितनी रचनाएं हैं, जिस समय भारत गरीब था वो सारी रचनाएं उसी समय लिखी गई हैं। पहले तो ये मानदंड ही था कि साहब रचनाकार को गरीब होना चाहिए। तमाम जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे यूरोप के हों चाहे भारत के, जिस समय रचना रची गई तो सब उस समय गरीबी में ही रची जाती थी। केवल की गरीब होना एक मानदंड था। चश्मा लगाया हुआ कोई आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग कर रहा है, उसको 1 जून की रोटी मिलती है, लेकिन इतना सुपर पेंटिंग कर रहा है। अब इससे क्या उदाहरण दे? मार्क्स ने अपनी जो थ्योरी दी वो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आखिरी पन्ने पर है, 3 पन्ने की, कि वो कौन एस्थेटिक्स क्या है। और हमारे यहाँ के कोई भी मार्क्सवादी उसको 3 पन्ने की थ्योरी को नहीं पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है कि मार्क्स ने कहा उसमें क्या त्रुटि है। ना उसके बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, 3 पन्ने में वो दरअसल क्या कहना चाह रहे थे? उसमें वो कहते हैं कि जिस समाज का उत्पादन प्रणाली कमजोर होती है उसका भाव सौंदर्य भी कमजोर होता है। अब आप इसको मानने को तैयार हैं क्या कि जहाँ टेक्नोलॉजी आगे नहीं होगी, आगे नहीं विकसित होगी, उसकी भावधारा वो कमजोर होगी, वो व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा। तो यही कहते हैं उसकी रचनाएं इंफीरियर होंगी। उन्होंने उसका उदाहरण दिया, एचलिस का दिया कि साहब वो उसमें वो जो ग्रीस का उदाहरण दिया उन्होंने। लेकिन ग्रीस में कोई, उनका कहना था कि ग्रीस में उत्पादन प्रणाली नहीं थी, इसलिए उस समय बहुत उल्टी सीधी चीजों में लोग आनंद उठाते थे। लेकिन उनको यह ध्यान नहीं था कि साहब ग्रीस में प्लेटो भी थे, अरस्तु भी थे। अब उनकी मेधा को अगर आप तोलने लगे कि उत्पादन प्रणाली से, तो आप कहाँ आंकेंगे? मार्क्स का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो केवल कविता कहानी नहीं है, सब तरह की बौद्धिक गतिविधि से उनका संबंध था सुपर स्ट्रक्चर में। उसमें दर्शन भी था, उसमें फिलोसफी भी था, उसमें रिलीजन भी था कि आदमी की आर्थिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अनुरूप उसका दर्शन होता है, उसका धर्म होता है, सारा सब कुछ होता है। ये उनकी सीमाएं हैं, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अगर आप वो उत्पादन के, अगर आप लेबर थ्योरी वैल्यू भी पढ़ना चाहेंगे, अगर देखना चाहेंगे सरप्लस, तो उसका कोई, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल ही मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, या वो ऐसे काल के समय में लिख रहा है जिस समय वो बहुत ही प्रिमिटिव समय में लिख रहा है। अगर आप कोई भी चीज श्रम के अनुसार आज करने लगे, किसी चीज की कीमत बनाने लगे, तो क्या संभव है? आज ऐसे दिमाग वाले चीजें, आज सॉफ्टवेयर का समय है, 1 घंटे में आप ऐसी चीज बना देते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर इसको हम अगर ये कहें कि साहब 1 घंटे के श्रम पर बनाई गई है तो इसलिए इसकी कीमत कम होनी चाहिए, क्या लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल है ये, है ना? घंटा के हिसाब से और उत्पादन में जो चीजें वो वैल्यू के हिसाब से चीजों की कीमत बनती है। क्या मनुष्य कितना वैल्यू करता है उस चीज को, कितनी वैल्यूएबल चीज है जिसको मनुष्य ने बनाया है, वो 1 घंटे में बनाया हो चाहे 10 घंटे में। अब हम ये कहें कि नहीं साहब 10 घंटे में चूंकि बनाया है इसलिए इसको ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए, और 1 घंटे में बनाया है तो ये उसको कम मिलना चाहिए, ये किस तरह की सोच है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात और कोई रॉकेट साइंस है जिसको नहीं समझा जा सके। ये उस समय की सीमाएं थी जिसमें बंधे हुए थे, वो नहीं सोच सकते थे उस तरह। और भी लोग हैं, उसको देखिए उन्होंने क्या कहा इन चीजों के बारे में। तो मूल बात जो रचना की है, हमारे यहाँ रचना में गिरने का कारण ये है कि हम समझते हैं कि आइडियोलॉजी ही रचना की गुणात्मकता तय करती है। ऐसी बात नहीं है। आप जिस आइडियोलॉजी से लिखें, रचना जो अच्छी होगी उसी जो अच्छी होगी उसी को ज्यादा हम मूल्यवान समझेंगे, उसी को कहेंगे। उससे स्वतंत्र है रचना, किसी आइडियोलॉजी से हम उसकी गुणात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब किसी मार्क्सवादियों की हो सकती है अलग, हमारे पुराने कालिदास की हो सकती है अलग,
है ना, किसी और की अलग हो सकती है, कहीं की, है ना, लेकिन वो साहित्य में रचा क्या है आपने, वो महत्वपूर्ण है ना, कि आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण। उस आइडियोलॉजी से प्रेरणा लेके आपने क्या रचा है। आपने क्रौच पद्य से प्रेरणा लेके रामायण लिख दिया वाल्मीकि ने, तो प्रेरणा महत्वपूर्ण नहीं ना है, आपने प्रेरणा से क्या लिखा वो महत्वपूर्ण होता है। और उसका गुण स्तर उसके आधार पर देखा जाता है कि वो रचना किस प्रकार की बनकर उभरी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ हम लोग उसको लैग करते हैं, और आप बहुत इस मायने में बहुत सतर्क रहते हैं। तो आप कुछ करिए, कुछ लिखिए, आपका लहक, आपकी पत्रिका लहक है, आपने तो बहुत कुछ छापा है, बहुत लोगों को छापा है। आप निरंतर वीडियो भी बनाते हैं, मैंने कई वीडियो सुना भी था, बहुत अच्छा भी लगा था। जी जी, लोगों तक बात नमस्कार पहुंच जाए। नमस्कार। नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार।